सभी को नमस्कार। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र सीआरसी लखनऊ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के इस पटल पर जुड़ रहे आप सभी विशेष शिक्षकों, पुनर्वास व्यवसायिकों एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए निरंतरता के साथ अपनी सेवाओं और मनोभावों को प्रदान करने वाले सभी सज्जनों का सीआरसी लखनऊ अपने इस आभासी पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आप सभी के बीच एक शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण के रूप में, मनोवृत्ति के सुधारीकरण के रूप में एवं साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के भाव को समृद्धता प्रदान करने के भावयुक्त मनोवृत्ति से आप सभी के बीच निरंतरता के साथ देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं, श्रेष्ठ मानसिक क्षमताओं से युक्त विशेष जनों को आपके बीच चिंतन और मनन के पराकाष्ठ भाव में संलिपित ऊर्जा के स्रोत स्वरूप शब्द पुंज के ज्ञान प्रकाश को आप सभी के बीच प्रस्तुत करता रहा है। और इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम, जिसका विषय है एम्पावरिंग स्टडीज टू फाइट स्ट्रेस इन एडोलसेंस, यह विषय आप सभी के बीच प्रस्तुत है। और हमारा सौभाग्य है कि आज इस विषय पर हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण भाव रखने हेतु जुड़ चुके हैं डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सीआरसी पटना। आज के इस कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ। श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ। श्री कुमार भारत भूषण सर, ईसीआईसी टीचर, सीआरसी लखनऊ स्पेशल एजुकेशन। आप सभी का इस पटल पर बारंबार स्वागत करते हुए सीआरसी लखनऊ अपने उद्देश्यों के क्रम में निरंतरता के साथ बौद्धिक आयोजन के विस्तारित स्वरूप को रखते हुए आज का यह कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। और कार्यक्रम के पहले पायदान पर मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सर का। और स्वागत की कड़ी को विधिवत अग्रिम भाव में बढ़ाने एवं संस्थान के कार्यों के परिचय को सभी के बीच में रखने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ को, कि सर आप आए और आज के हमारे रिसोर्स पर्सन का स्वागत कर उनके उद्बोधन हेतु उन्हें आमंत्रित करें। श्री विकास मिश्र सर। धन्यवाद नागेश सर। सीआरसी लखनऊ की आज इस वेब संगोष्ठी में जुड़े हुए हमारे समस्त प्रतिभागी और हमारे रिसोर्स पर्सन, सभी विद्वत जनों को मैं विकास मिश्रा सीआरसी लखनऊ की ओर से सादर प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वेब आधारित कार्यक्रम में। निश्चित रूप से सीआरसी लखनऊ लगातार आप सभी के समक्ष ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे जितने भी विषय शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए, साथ ही हमारे दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कार्यक्रम लगातार आयोजित कर रहा है। और हम लोग पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि 300 से अधिक ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। निश्चित रूप से ये सीआरसी लखनऊ के लिए बहुत ही एक गौरवमयी क्षण है कि हम सभी लोग दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पूरे जोर शोर से कार्य कर रहे हैं।
सीआरसी लखनऊ जो कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु लखनऊ में स्थित एक केंद्र है और हमारे यहाँ पर सीआरसी लखनऊ में सभी दिव्यांगताओं से संबंधित विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो कि दिव्यांगता को देखते हुए, व्यक्ति की या बच्चे की दिव्यांगता को देखते हुए उसके निवारण का कार्य करते हैं और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। आज के इस बहुमहत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सीआरसी पटना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर का मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर ने अपने व्यस्ततम समय में से आज इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। सीआरसी लखनऊ का परिवार आपका आभारी रहेगा और निश्चित रूप से आज के इस वेबिनार से, आज के इस कार्यक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। सर का एक बहुत बड़ा अनुभव है इस क्षेत्र में और निश्चित रूप से सर के अनुभवों से और आज के बताए गए सर द्वारा दिए गए सेशन से हम लोगों को एक अवसर मिलेगा कुछ न कुछ सीखने का। तो हम आज इस अवसर पर आदरणीय सर को सुने और उनके द्वारा कुछ न कुछ सीखें। इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार हमारे रिसोर्स पर्सन आदरणीय डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं और ज्यादा न कहते हुए नागेश सर से आग्रह करूंगा कि नागेश सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वह घड़ी आ चुकी है कि जब हम आज के विषय एम्पावरिंग स्टडीज टू फाइट स्ट्रेस इन एडोलसेंस पर आज के हमारे वक्ता आनंद श्री मनोरंजन, डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक बड़ा नाम और एक अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में आप सीआरसी पटना में अपनी सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं कि लंबे अनुभव के साथ आप अपने वैशिष्टता को विशेष शिक्षा तथा पुनर्वासीय भाव में प्रदान करते रहे। ऐसी वैशिष्ट जनों को सीआरसी लखनऊ अपने पटल पर पाकर आह्लादित है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं सर, आप आए और अपने महत्वपूर्ण भाव रखें। डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद बोलिए सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर रमेश पांडे जी का शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया इस तरह के आयोजन में भाग लेने के लिए। मैं नागेश जी का भी उतना ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, पहल उन्होंने की और हमने उसको एक्सेप्ट किया। आज का विषय थोड़ा सा ज्वलंत विषय है। आज का विषय जो डिस्कशन का है या जो मैं इसे पढ़ाई की बात नहीं करूँगी, मैं कहूँगा कि ये एक काफ़ी ज्वलंत है। ज्वलंत इन द सेंस कि ये लोगों के जहन में ये काफ़ी मात्रा में हर एक पेरेंट्स को, हर एक सोसाइटी के लोगों को ये इसका ख्याल रहता है कि हमारे बच्चे जो है किस प्रकार से जो है उनको ठीक से रखा जाए, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, हर एक चीज़ों को जो है वो ठीक से अब तक आगे जो है बच्चों को डेवलप करने के लिए खास करके एडोलेसेंस जो है, एडोलेसेंस क्या है पहले तो ये जानने की जरूरत है। एडोलेसेंस है क्या? एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस समझिए कि एडोलेसेंस ये जो है, ये इसका जो है एज जो है ये 13 से 19 साल तक का एज होता है और ये एज काफ़ी कहिए कि काफ़ी अच्छा एज है और काफ़ी थोड़ा सा ट्रबलसम भी है। इसको स्टॉर्मी एज कहा जाता है कि एक स्टॉर्म की तरह आता है। इसके साथ साथ ये जो है
इस एज में काफ़ी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि नाउ दे आर इन ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब है कि वो चाइल्डहुड को छोड़ रहे हैं और अडल्टहुड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता है, जिसके कारण पेरेंट्स की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से उनको जो है एक प्रकार का एक तनाव सा आने लगता है। लोग उनको न बच्चा समझते हैं, न उनको बड़ा समझते हैं, और जब मौका लगता है तो तुरंत उनको डांट देते हैं, अभी तो तुम बच्चे हो। और उसी बच्चे को जब अपना काम करना होता है, अभी इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम इन सब चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो। तो नेचुरल थोड़ी सी बच्चे में दिक्कत आती है कि बच्चे ठीक से उसको अपने आप को, अपने अस्तित्व को के क्या है, तो है क्या। सबसे बड़ी चीज होती है कि वो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो बच्चा है या चाइल्डहुड में है या वो एक अडल्ट में है। वो इस ट्रांजिशन पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है, काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन चीज़ ऐसी है कि चीज़ों को एज ए सोशल मेंबर, एज ए फैमिली मेंबर, हम लोग को इस तरह की चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से सोचने की चीज़ है कि ये ट्रांजिशन को हम लोग किस प्रकार से बच्चों को एक हेल्दी ट्रांजिशन रखें, क्योंकि बच्चे हमेशा ये इस अपने अस्तित्व के, अपने जो उनका एग्जिस्टेंस है क्या, वो रोल उनका क्या है, इसके लिए वो थोड़ा सा दिक्कत में हो जाते हैं। तो ये चीज काफी सोचने की चीज है और ये करने की चीज है। तो हम ये इसमें जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बारे में हम थोड़ा सा ये करें कि स्ट्रेस है क्या। आजकल हमारी बातचीत में तनाव शब्द जो है ये बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। सामान्य भाषा में इसका भाव एक तरह के मानसिक दबाव से है। विशेष रूप से जब व्यक्ति अपने परिवेश से तालमेल बैठाने में कठिनाई अनुभव कर रहा हो, तो उससे होने वाली शारीरिक तथा मानसिक लक्षण ही तनाव है या स्ट्रेस है। दोनों चीज में रहता है, मन से और शरीर दोनों से जो होता है। The state which is seen is response to internal or external stressors. Every system of the body responds to the stress in varying way. हर एक इंडिविजुअल इसको अपने तरह से इसको मतलब कि डील करता है, और ये इसमें जो इसके कारण जो शारीरिक और मानसिक लक्षण आते हैं, यही तनाव के लक्षण होते हैं। हमारे परिवेश में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ सदा परिवर्तन होते रहते हैं, और हमारा तन और मन भी उन परिवर्तनों के से तालमेल बैठाते रहते हैं। तनाव इसी परिवर्तनों की प्रतिक्रिया है। ये समझने की चीज है कि तनाव जो है, ये स्ट्रेस जो है, ये सिचुएशन जो किसी भी प्रकार का लाइफ में प्रेशर आया, कॉन्फ्लिक्ट आया, उससे तालमेल को हम इसको किस तरह से बैठाएं, किस तरह से करें, दिस इज स्ट्रेस। यही स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेस लाइफ के लिए एक स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि स्ट्रेसफुल हो जाए। तनाव जीवन का एक अंग है, क्योंकि तनाव मतलब ये अगर हम ये सोचें कि क्या ही अच्छा होता अगर हमारी सभी मानसिक और शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति स्वतः हो जाती, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वतः नहीं होती है। उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बाधा डालते हैं, हमको फ्रस्ट्रेशंस देते हैं, हमको जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और फिर भी जो है हम उसको करने के लिए मतलब हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मेंटल सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट का, तो उससे जो है उससे उसको हम लोग ये एक प्रकार की तैयारी होती है। हम तैयारी करते हैं किस प्रकार से उन सब जो हमारे पास जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, जो हमारे पास जो तनाव आ रहे हैं,
उसको किस प्रकार से हम आगे करें। अगर परिवर्तन की मांग हल्की या सामान्य वर्ग की हो तो हम बड़ी प्रकार से इसे संभाल लेते हैं। जब ये सामान्य रूप से हो, जब हल्की हो, तो हम इसको बड़ी प्रकार से संभाल लेते हैं। वास्तव में सामान्य वर्ग की चुनौतियां और तनाव जीवन का मजा देती है। इस चीज को समझने की चीज है कि अगर तनाव नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए कुछ दबाव लेना, कुछ प्रेशर लेना, कुछ तनाव लेना, ये लाइफ में जरूरी होता है। और तनाव से लड़ना ही आपका मतलब सभी का तनाव को किस प्रकार से हम एडजस्ट करें, किस तरह से उसको हम एक यूट्रेस के रूप में जो है हम उसको किस प्रकार से एक पॉजिटिव रूप में हम उसको जो ले, ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। यह हमें ये जो हल्की तनाव जो है, हल्की चीजें जो ये हमें चुस्त दुरुस्त रखते हैं और हमारे काम का निष्पादन भी सुधरता है। पर कठिनाई तब आती है जब तीखे तथा गंभीर तनाव होते हैं जो लगातार बना रहता है और हमें संभलने का समान होने का अवसर ही नहीं देता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि हम कार चलाने की उपमा को सहारा ले सकते हैं। जैसे कि बहुत तीखी चढ़ाई चढ़ने के लिए गाड़ी को पहले गियर में डाल देते हैं। कुछ समय के लिए तो वह ठीक है और गाड़ी इसे भली प्रकार भी से संभाल लेती है। पर कल्पना करें कि चढ़ाई अगर तीखी ही नहीं लंबी भी है, हम पहली गियर से गाड़ी नहीं चला सकते। इंजन शीघ्र ही थकान और समर्थता के संकेत देने शुरू कर देंगे। यह बात हमारे शरीर के लिए भी उतना ही सार्थक है। हमारी शरीर भी एक गाड़ी की तरह चलती है जिसमें कि डिफरेंट गियर्स को बदलना पड़ता है। अगर समझिए कि हम अगर पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी सोचने की शक्ति, हमारी सारी चीजें जो है ये थोड़ी सी दिक्कत में आने लगती है। दैनिक जीवन में तनाव का सामना करना, पहले तो हम ये समझे कि तनाव का सामना जो है कैसे किया जाए। या जानने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारे शरीर और मन में क्या होता है। हमारे मन में जो द्वंद्व, विषाद आदि पैदा हुए हैं वह हमारे मन और शरीर में 4 स्तरों पर परिवर्तन देखने को मिलता रहता है। पहला, विचार। कोई भी विचार को समझे कि घर में या बाहर में, खास करके जो एडोलेसेंस है उनमें कोई भी विचार, कोई भी चीज जो है जब उनको कोई कुछ बोल देता है, पेरेंट्स बोल देते हैं या कोई उसका फ्रेंड कुछ बोल देता है, तब उसके तो उसमें जो है विचारों की लड़ी आने लगती है कि ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, हमको उसको जो जवाब दे देना चाहिए था, हमको जो है इस पर जो है तुरंत उसको रिएक्ट करना चाहिए था। और नकारात्मक विचारों का बार बार उभरना हमारी सहायता करने के बजाय ना केवल हमारी दुर्दशा को ही बढ़ाता है बल्कि तनाव में और भी वृद्धि लाता है। हम अपने विचारों को अगर सार्थक रूप से, अगर एक अच्छे रूप से चीजों को हम इसको कंट्रोल करके चलें, उसको रेगुलेट करके चलें, क्योंकि हमारा जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल है ये हमारे बस में है। दूसरे क्या बोल रहे हैं ये उनका जरिया था, लेकिन हम स्वयं अगर स्ट्रेसफुल हो जाए, हम स्वयं अगर चीजों को ठीक से नहीं देख सके, नहीं परख सके, चीजों हमारी दुर्दशा बढ़ती जाए, हम उसके लिए बार बार जो है एक टेम्पोररी स्ट्रेस नहीं बना के हम उसको एक क्रॉनिक स्ट्रेस बना दें धीरे धीरे,
तो दुर्दशा तो हमारी ही होगी ना, ये तो समझने की चीज है। तो इसके कारण जो होता है कि विचार सबसे पहले किसी भी विचार के प्रति रिएक्शन जो होता है मन में, उससे शरीर में भी परिवर्तन होने लगते हैं, शरीर में भी सिम्टम्स आने लगते हैं, प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती है। इसलिए विचारों को सबसे पहले पकड़ने की चीज होती है कि विचारों को हम किस प्रकार से अपने आप को संतुलित करें। उसके बाद शारीरिक संवेदनाएं, फिजिकल सेंसेशंस। विचारों की लड़ी के अलावा शरीर में विभिन्न संवेदनाएं अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे विचार इस प्रकार से लगातार आ रहे हैं, अपने आप में नेगेटिविटी आ रही है अपने विचारों में, उसको हमको तुरंत ऐसा बोल देना चाहिए था, वही वो अपने को क्या समझता है। ये सब को जो उसको कैसे इतना हमसे बोलने का हक हो गया। बहुत सी चीजें जो एडोलेसेंस में होती है, वो जो है उसके ये विचारों की लड़ी के कारण जो होता है, इसका शरीर इसके कारण होता है कि शरीर में विभिन्न प्रकार के सेंसेशंस, ये संवेदनाएं जो है ये अनुभव होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि पेट में गड़बड़ी, जैसे कि नींद में कमी इत्यादि। हम इसे दूसरे रोग के लक्षण समझकर और भी तनावग्रस्त होने लगते हैं। हमको ये अंदाज नहीं होता है कि ये हमारे स्ट्रेस के कारण है। हम इसे समझते हैं कि हमको कुछ और भी कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हमको ठीक से भूख नहीं लगती, हमारा पेट गड़बड़ हो गया, हमको नींद नहीं आ रही है, हमको जो गुस्सा ज्यादा आने लगा है, हम जो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हम अकेला रहना चाह रहे हैं। ये सब जो परिवर्तन हो रहा है, अब व्यक्ति जो है या बच्चा समझिए जो एडोलेसेंस है, वो इन सब चीजों को अनुभव नहीं कर पाते हैं कि ये समझते हैं कि कोई हमको कोई ज्यादा बीमारी हो गया, जिसके कारण हमको ये हो। पहले तो हमको ऐसा नहीं था, लेकिन अब ज्यादा बीमारी हो गया है, तो इसके कारण और भी वो तनावग्रस्त होते जाते हैं। इसके बाद समझिए कि भावनाएं, फीलिंग्स, आपके फीलिंग्स में एक इम्पोर्टेंट रोल आपका अदा करता है, क्योंकि शारीरिक संवेदनाओं के साथ साथ तनाव के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक अनुभूतियां और भावनाओं को महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पहचानना भी आवश्यक है कि हमारे क्या क्या साइकोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, उसमें क्या क्या चीज जो है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस जो है, उसको किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करें। जब भी कोई तनाव की अवस्था होती है तो हम अशांत हो जाते हैं, हम विषादपूर्ण हो जाते हैं, हमको तो एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, शक की हो जाते हैं कि अरे वही सब जरूर मेरा दुश्मन है, ये उसके कारण ये हमको हमारा नुकसान पहुंचाना चाहता है, आदि इत्यादि जो है आदि भावनाएं आने लगती है। और इन नकारात्मक भावनाओं के कारण तनाव में वृद्धि हो जाती है। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे तनाव को और भी बढ़ाता जाता है। इसके कम करने के बजाय हमारे तनाव जो है ये बढ़ते जाते हैं। हमारा स्ट्रेस, हम सिर्फ स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। स्ट्रेस ये जो एक बहुत हेल्दी चीज है। स्ट्रेस जब तक ये माइल्ड है तो ये आपको आगे बढ़ाता है। अगर किसी स्टूडेंट को जो कि नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है उसको डर है, उसको स्ट्रेस है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, इसी स्ट्रेस के कारण वो पास होने के लिए पढ़ रहा है, तो दिस इज गुड थिंग, नो, दिस इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि दैट वो आपको आगे एक्सेल करता है। एक्सेलिंग कैपेसिटी जो है स्ट्रेस लाता है। जब तक ये यूट्रस है, जब तक ये एक पॉजिटिव मतलब तनाव है, लेकिन जब ये डिस्ट्रेस बन जाए, जब ये क्रॉनिक होने लगे, तो ये आपके पूरे सोच, पूरे आपके साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सभी लेवल पर जो होता है ये एक प्रभाव डालना शुरू करता है। और हम लोग इससे ज्यादा प्रभावित होकर बहुत सारी चीजों को जो है अपनाने लगते हैं। जैसे व्यवहार, चौथा चीज जो हमने कहा तो हम बोलेंगे, वो पहला चीज हमने क्या कहा था? पहला चीज कहा था
कि ये जो जरूरी है किस चीज की, सबसे पहले इसमें जो हमको एनालाइज करना है कि जिसको हमारे विचार, शारीरिक संवेदनाएं, पीपीटी सर नई भावनाएं और व्यवहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अधिकतर व्यक्ति तनाव का औसत तरीके से हल करते हैं। अधिकतर व्यक्ति जैसे कि अस्वस्थ खाना, अनहेल्दी फूड, एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, उसमें व्यवधान आ जाता है, अगर कर रहे हैं तो उसमें रुकावट आ रही है, सिगरेट शराब इत्यादि लेने लगते हैं, तेजी के साथ वाहन चलाना शुरू कर देंगे। ये व्यवहार ही हमारे तनाव का कारण बनते हैं, उसके कारण कुछ एक्सीडेंट हो गया, तेजी से वाहन चला रहे हैं, शराब पीते हैं, तो शराब क्या आपके स्ट्रेस को रोकता है क्या? शुरू में तो अच्छा लगता है, मद्यपान शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है जब आपके ऊपर ये हावी होने लगता है तो लगता है कि हमने क्या किया। इसे आप, ये सब व्यवहार है, ये सब आदमी जब स्ट्रेस में रहता है, जब उसको किसी भी प्रकार की तनाव होती है बहुत ज्यादा क्रॉनिक, ये एक प्रकार का एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। Adolescence and stress. Teens are under more stress. बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। Since adolescence is a period of significant changes like physical, emotional, social and academic changes जो बच्चे में आते हैं, ये चेंज के कारण उन्हें एडजस्ट होता है कि पहले जो वो चाइल्डहुड में थे, अब now he is in transition period. And this transition period is always a stormy, and वो उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं तो उसको प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये एक आंधी की तरह आते हैं, वो एज ही एक आंधी की तरह होती है। उनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये फिजिकल चेंजेस क्यों हो रहा है। इमोशनली भी मैच्योर नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको तुरंत में किसी चीज के प्रति जो है गुस्सा आ जाना, तुरंत में चिंतित हो जाना, ये सब होने लगती है। सोशली उनको जो है उसमें भी अब एक सोसाइटी में अब सोसाइटी के लोग भी इनको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझते हैं कि अभी बच्चा ही है। बच्चा अपना ऑटोनॉमी, ये जो ऑटोनॉमी की अपनी स्वायत्तता कि वो अब बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया, वो जल्दी अपने आप को जो है बड़ा समझने लगता है, लेकिन समाज में उसको वो दर्जा नहीं मिल पाता है। एंड एकेडमिक चेंजेस, धीरे धीरे वो हाई स्कूल में आने लगता है। हाई स्कूल में आने पर उसके एकेडमिक के जो कमिटमेंट्स रहते हैं, एकेडमिक कमिटमेंट्स को ठीक से उसको करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो ठीक से कर नहीं पाते एकेडमिक कमिटमेंट्स। इस सब के कारण थोड़ी सी दिक्कत स्वाभाविक ही की होती है, उस तरह के स्ट्रेस हो जाते हैं। इसे ब्रेन ब्रेन का जो ये है कि ये जो ज्यादा स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होते हैं कि हाइपोथैलेमस सेंड्स अ साइन टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, एचपीए जो ये कंसेप्ट है कि एचपीए का कंसेप्ट हाइपोथैलेमस सेंड्स अ साइन टू द, ये जो किसी भी चिंता का जो साइन जो है that is being sent to the pituitary glands and stimulates the adrenal cortex to produce a stress hormone. इसके कारण जो होता है स्ट्रेस हार्मोन बनता है ना, कोर्टिसोल which keeps blood sugar and blood pressure up to help one escape from the danger. ये जो एचपीए जो ये है इसका एक्सप्लेन कर, ये एक इम्पोर्टेंट, इसको समझने की जरूरत होती है। ये हमारे बॉडी को बहुत तरह से, बहुत तरीके से जो है ये स्ट्रेस जो है अफेक्ट करता है। लाइक ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है।
ये आपको जॉइंट्स एंड मसल्स को भी अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम हमारे कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये स्टडीज है, ये रिसर्च स्टडीज है कि ये जो स्ट्रेस जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है घटाता है, स्किन प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, गर्ड्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये पूरे स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं। मेन स्ट्रेस क्या हो सकता है एडोलेसेंस में? एडोलेसेंस में मेन स्ट्रेस क्या हो सकता है, ये जानने की जरूरत है। पीयर प्रेशर, जो उनके पीयर हैं, उनके साथी हैं, उनका प्रेशर। हैविंग ए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उसके साथ प्रेशर। कॉन्फ्लिक्ट विद इन रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। पीयर रिजेक्शन, अगर कोई रिजेक्शन, उनका जो दोस्त है, उनका हम मतलब कि हम उम्र के बच्चे जो हैं उनमें अगर कोई रिजेक्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पहले उसका दोस्ती था, अब ध्यान नहीं दे रहा है, तो विचारों की लड़ी, आपको जैसे कि हमने पहले बताया कि विचारों की लड़ी उसमें आने लगती है। उसके कारण उसमें जो होता है कि आपको उसके कारण होता है कि उसमें शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, उसमें कुछ जो है नींद नहीं आएगी, क्यों ऐसा हो रहा है, भावनाएं नकारात्मक आने लगती है, और उनके व्यवहार में भी चेंजेस होने लगते हैं। स्कूल प्रेशर एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक अब समझिए कि बच्चा उस समय अगर 13 साल में इंटर किया, 13-14 साल में एडोलेसेंस में, जब टीन्स में आया, तो ये जो उसका जो चाइल्डहुड है वो घट गया। अब उस समय तक ये हो सकता है कि 6th-7th में पढ़ता हो, 6th-7th में हो सकता है कि आ गया हो, अगर वो पढ़ने में रेगुलर है। तो जब 6th-7th में आ गया तो उसको जो है अब स्कूल का थोड़ा सा प्रेशर जो है, एकेडमिक जो उसके टास्क हैं, जो कमिटमेंट हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको वो में उसको अभी तक जो एक बच्चा समझ के उसको सब कुछ ये छोड़ दिया जाता था, अब उसको एक कमिटमेंट हो गया कि नाउ आई मस्ट फिनिश द थिंग्स, आई मस्ट डू द थिंग्स इन ए प्रॉपर मैनर। तो ये जो प्रेशर ऑफ स्कूल जो है एकेडमिक लेवल पर, ये काफी स्ट्रेसफुल बच्चों को बनाता है, अगर उसको अच्छे से सपोर्ट ना मिले तो। अगर बच्चे को सपोर्ट ठीक से मिल रहा है then there is nothing wrong, लेकिन अगर ठीक से सपोर्ट नहीं उसको बच्चे को मिल पा रहा है तो दिक्कत होती है। उसकी वजह से मूविंग न्यू होम एंड स्कूल, अगर समझिए कि अगर उसके फादर का ट्रांसफर कहीं हो गया, या कुछ अपग्रेडेड स्कूल में जाना है, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अपग्रेडेड स्कूल में जाए, तो वो नया इन्वायरमेंट को में ठीक से एडजस्ट करने में उसको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अभी तक जो उसके जो पुराने स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, अब वो नए स्कूल पे नहीं मिलेंगे। स्कूल में नहीं मिलेंगे तो नेचुरली कि एक पीयर ग्रुप जो उसका बना हुआ था, एक इंट्रोडक्शन का साधन बना हुआ था, एक जो समझिए कि सपोर्ट सिस्टम, दैट आई विल टेल यू कि जब एक सपोर्ट सिस्टम जो उसमें जो डेवलप कर रहा था, वो चीज़ जो है उसमें थोड़ी सी कमी हो गई। और जब कमी हुई तो थोड़ा सा उसको एक प्रकार का अकेलापन अनुभव करने लगा। जब अकेलापन अनुभव करने लगा तो उसको दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम की चीज़ आती है। टेस्ट एंड होमवर्क, ये ओवरलोडिंग ऑफ टेस्ट, होमवर्क ओवरलोडिंग फ्रॉम द स्कूल। अभी तक उसको होमवर्क नहीं मिलता था, अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, उसको स्कूल में भी होमवर्क, टेस्टिंग वगैरह सब, वीकली टेस्ट, फोर्टनाइटली टेस्ट, ये जो है मंथली टेस्ट, सब टेस्ट जो है जब एक साथ उसको जब ये होता लगा तो चाइल्ड फील से स्ट्रेस कि ये क्या, ये चेंज को वो ठीक से अवेल नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू एंजॉय इस टाइप का चेंज, कि वो अब वो समझने लगता है कि हम छोटा ही थे तो ठीक थे।
बड़ा होने पर तो इतना प्रेशर आने लगता है हर एक चीजों का। तो ये एक प्रकार का उसको जो है उसको प्रॉब्लम्स होने लगती है। टू हाई एक्सपेक्टेशन एक थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन एक कि लोगों का एक्सपेक्टेशन या बच्चे का एक्सपेक्टेशन दोनों का, कि ये एक थोड़ा सा बड़ी चीज हो जाती है कि लोग उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं ज्यादा। पेरेंट्स, सोसाइटी सब उससे बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, सभी चीजों को समझना चाहिए। ये हाई अगर ये माइल्ड रहे ठीक है, लेकिन जब हाई एक्सपेक्टेशंस होने लगते हैं और बच्चा जब उस एक्सपेक्टेशंस को ठीक से कोप अप नहीं कर पाता, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को जब वो ठीक से फुलफिल नहीं कर पाता है, द चाइल्ड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। और जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो उसमें स्ट्रेस होगी, नेचुरल है। और जैसे कि स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उस पे भी जैसे कि स्कूल वगैरह में कुछ रोल प्ले करना पड़ता है, आइदर विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, या समझिए कि ये जो है स्पोर्ट्स वगैरह में कोई गेम में उसको खिला रहा है, लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल के टीचर्स उसको चाहते हैं कि इसी में खेले, and the child is not interested in that game. Child is interested in indoor games, and the teacher is trying to pull him to bring him to the outdoor games. तो नेचुरल की एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है बच्चे में। ठीक है कि बच्चा कर सकेगा, लेकिन उसके जो इमीडिएट अगर ठीक से उसको हैंडल नहीं करे अगर टीचर्स या पेरेंट्स, तो बच्चे एक पूरी तरह से स्ट्रेसफुल इसमें आ जाते हैं, एक वो कंडीशन आ जाता है। सोशल बैकवर्डनेस भी एक एरिया है जिसमें कि बच्चे में स्ट्रेस आने लगती है। सोसाइटी में वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को ठीक से उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके बच्चे के राइट, जो ड्यूटीज एंड राइट्स, इसको बच्चा समझ नहीं पाता है, और सोसाइटी उसको जो है ठीक से हैंडल नहीं कर, मतलब सोसाइटी उसके साथ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है और बच्चा ठीक से जब हैंडल नहीं करने पाता है तो उसको जो है उसका जो बैकवर्डनेस जो आने लगता है कि वो ठीक से लोगों के बीच, बड़ों के बीच, छोटों के बीच, अपने पीयर ग्रुप के साथ वो ठीक से जब हैंडल नहीं कर पा रहा है, नेचुरल है कि उसको एक प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस होने का फीलिंग होने लगेगा। जैसे पुबर्टल चेंजेस, ये पुबर्टी स्टेज में चेंजेस, शारीरिक चेंजेस, मानसिक चेंजेस, बहुत सारे जो हार्मोन्स का जो सेक्रेशंस जो डेवलप करता है, लाइक से बहुत सारे जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हुआ, कुछ और हार्मोन्स, ये सब हार्मोन्स का जो सेक्रेशन, जो चेंजेस जो उसके इसमें होने लगते हैं, उसको मूछ आने लगेगा, पिंपल्स आने लगेगा, मतलब मतलब और भी बहुत सारे चेंजेस जो बॉडली चेंजेस जो होने लगते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते कि व्हाई इट इज सो। हमको तो ऐसा नहीं था, हमारे तो मोस्ट नहीं थे, हमारे तो डिफरेंट प्लेसेस में बाहर नहीं आ रहे थे, व्हाई दिस इज सो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज बच्चे में जो होता है कि एक प्रकार का स्ट्रेस जाता है कि देयर इज समथिंग, इज इट अ राइट थिंग और इट इज अ रॉन्ग थिंग, एंड इफ द पेरेंट्स आर नॉट एबल टू do the right counseling or the right advice, अगर बच्चा को डर है तो पेरेंट्स का ये, दिस इज ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि बच्चे को ठीक से एक प्रकार का फैमिली एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन। तो ये एजुकेशन, क्योंकि हर एक बच्चों का यही चीज होता है, हर एक बच्चे जो होते हैं, हर एक बच्चों में ये चीज तो एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हर एक बच्चों में तो ये कंफ्यूजन है, बच्चे ठीक से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जब शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चे और स्ट्रेसफुल होने लगते हैं। प्रोबर्टल चेंजेस जो है ये एक खासा एक पार्ट हो जाता है फॉर मतलब कि स्ट्रेस का।
टू फास्ट और टू स्लो फिजिकल डेवलपमेंट। बहुत किसी बच्चे को बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, तेजी से डेवलपमेंट होगा, और कुछ बच्चे में कुछ स्लो होगा। ये भी तेजी से हुआ समझे कि तेजी से डेवलपमेंट होने लगा, शारीरिक डेवलपमेंट, तो उसके अनुसार उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से तेजी से शारीरिक डेवलपमेंट हुआ, उतना मानसिक कुछ रूप में मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। एंड इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, तो थोड़ी सी बच्चे में चिंता हो जाती है। इतना बड़ा हो गया, अभी तक ये चीज नहीं समझ पा रहा है। फ्रॉम द फैमिली ही इज बीइंग टोल्ड बाय द पेरेंट्स। इतना बड़ा हो गया, देखने में 6 फीट का हो गया, लेकिन अभी तक जो है ये मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा। तो ये बात ना कि ये पैमाना जो होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का चीज होता है कि शारीरिक ग्रोथ के कारण अगर उसको दिक्कत होगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की चीज होती है। फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज एंड नेग्लेक्ट एम्प्लॉयमेंट। फिजिकल इस एज में बहुत टाइप के, जैसे फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, ये सब भी स्ट्रेस का कारण होता है। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, किसी भी तरह का अगर अब्यूज होता है तो दैट गिव्स ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस टू द ग्रोइंग चाइल्ड ना। ये जब ग्रोइंग चाइल्ड को जब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, और इसका सॉल्यूशन, इसका ठीक से इसकी समाधान नहीं हो पाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और बच्चा जब पूरी तरह से स्ट्रेसफुल हो जाता है, तो एकेडमिक में उसको मन नहीं लगेगा, सोसाइटी में मन नहीं लगेगा, बच्चे किसी भी प्रकार से अपने आप को डेवलप करने में उनको परेशानी होने लगेगी। ये सब चीजें थोड़ी सी ये सब चीज सोचने की चीज होती है। किसी बच्चे को ये भी होता है कि ओनिंग कार, उसके घर में कार है, हमारे घर में नहीं है, एक प्रकार का स्ट्रेस बच्चे में आ गया। उसके घर में एसी है, हमारे घर में नहीं है। दैट कंपैरिजन जो होता है कि दूसरे से कंपैरिजन करना, ये एक प्रकार का नॉट ए हेल्दी थिंग, बट ये आ ही जाता है, ये करते ही हैं बच्चे। तो इसके कारण थोड़े से स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि वो ज़्यादा हमसे अच्छे कपड़े पहनता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, दिस थिंग्स हैपेंस, और ये स्ट्रेस का एक कारण बनता है। ये उसी प्रकार मनी प्रॉब्लम्स भी एक प्रकार का स्ट्रेस का कारण है कि वो समझ लो ये कम और ज़्यादा, ये जो स्कूल के उसके पेयर ग्रुप है, वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ों को कैंटीन में खाते हैं, ज़्यादा उनके पास ये है, मेरे पास नहीं है। ये मल्टीप्लाई ये विचारों की लड़ी मल्टीप्लाई करती जाती है, और उसकी भावनाओं में ये जो है, ये चीज़ जो है नेगेटिविटी आने लगती है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। that is called a stressful stage. Ineffective coping strategies for adolescents में ineffective coping strategies क्या हो सकता है, क्या होता है जो कि ineffective है? रेजिग्नेशन तो डिजाइन कर जाते हैं, नॉट डिजाइन फ्रॉम किसी जॉब में तो है नहीं, अपने आप को ये मानने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, उनमें उमंग खत्म हो जाती है, कुछ करने का जो है वो अपने आप को इस तरह बना लेते हैं कि आई एम ऑफ नो यूज। They resign from the things, they resign from the मतलब कि वो धीरे-धीरे चीजों के प्रति जो है उनका रेजिग्नेशन, जो ये चीज शुरू हो जाता है, एडोलेसेंस जो शुरू करते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत, डिस्ट्रक्शंस आते जाते हैं। सोशल विड्रॉवल जो है, ये भी बच्चे में
प्रॉब्लम की चीज हो जाती है। ये इनइफेक्टिव जो है ये चीज जो ये हो जाता है। विशफुल थिंकिंग, वो अपनी चीजों को अपने चीजों को उनकी थिंकिंग हो जाती है कि अपने चीजों को इस तरह से सोच के कि उसकी पूर्ति होनी चाहिए, जो वो सोचे उनकी पूर्ति होनी चाहिए, हमेशा उसी चीज की तरफ। ये जो उनकी स्ट्रेटेजी जो कोपिंग स्ट्रेटेजीज होती है, कोई चीज नहीं मिला तो वो उसको उस तरह से उसको परेशान हो जाता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्म जो है ये क्रिटिसाइज करना, ब्लेमिंग अदर्स, बुलिंग अदर्स, ये स्ट्रेस में वो दूसरों को भी बुलिंग करते रहते हैं। सबसे चीज होती है कि जो इनइफेक्टिव जो है दैट इज ड्रग एब्यूज। देखते हैं कि वो बच्चे जो है, अब समझिए कि एक चीज समझने की चीज होती है कि बच्चा अगर पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स अगर परफेक्शनिस्ट है, if they have got the perfectionist trait in their personality, perfectionism only gives you the craving, और इसका अंत नहीं है, this is only the craving. पूछिए सर, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा है। एक बार पूछिए ना सर, पूछिए। हेलो, पीपीटी जा रहा है? हेलो सर, पीपीटी हैंग कर गया है सर, उसकी स्लाइड नहीं बदल रही। हैंग कर गया है? जी सर, जी स्लाइड है ये है ना, अभी दिख रहा है मुझे सर। अभी चेंज हुआ है, ठीक हुआ? 8वें नंबर की स्लाइड पे है सर। ठीक है अभी? जी 8वें नंबर की स्लाइड आ रही है सर। अच्छा ठीक है। फुल स्क्रीन। तो ये मैं बोल रहा था कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि परफेक्शनिस्ट अगर पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट हैं तो दे ऑलवेज वांट क्रेविंग कि मेरा बच्चा जो है अच्छा से अच्छा करे, अच्छे की पैमाना उनकी जो है खत्म नहीं होती है। ये परफेक्शनिज्म इज ए न्यूरोटिक टर्म, दिस इज ए क्रेविंग ऑलवेज। परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट होना इसका मतलब कि आप लालसा की ओर जा रहे हैं, और लालसा का कभी क्रेविंग का कभी अंत नहीं होता है। बच्चा अगर स्कूल में 70% लाया, बड़ा खुश होकर आया कि पापा आज हमको कुछ खिलाएंगे, कुछ ये करेंगे, आया घर में आया तो बच्चा अरे देखा कि पापा हम कुछ 70% आया, वो जो है पापा को मार्कशीट देखा है, पापा को देख रहा है, अरे बाप साहब जाते आप तो बड़ा अच्छा निकले। आज के जमाने में ये 70% कुछ होता है क्या? देखो वर्मा जी को बेटा को 90% आया है, 80% शर्मा जी को बेटा को आया है। इस बार अगर तुमको 80% से कम आया तो पढ़ाई लिखाई बंद करो और पान का दुकान तुम्हारा खोल दो। इस तरह की बातें जो है ना, बच्चा फिर कोशिश किया, नेक्स्ट एग्जाम में उसको 80% 82% आया। इस बार खुश होकर गया, पेरेंट्स पास, फिर वही बात। देखो इसी में सोचता है कि हम बहुत ज्यादा ये हो गए। वो जो वर्मा जी का बेटा जो है 96% लाया है, उसका बेटा ये लाया है, वो लाया है। The parents are never satisfied, no? Parents are never satisfied if the parent is perfectionist. लालसा कि मेरा बच्चा एकदम हम ज्यादा जो वो नहीं कर पाए वो उनके बच्चे उसको कंपेंसेट करें। दिस इज ये क्रेविंग। और इसके कारण बच्चा क्या होता है कि जब वो अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को
फुलफिल नहीं कर पाता है तो बच्चा क्या करता है कि पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाती है। वो उस टाइप के बहुत सारे बच्चे उसको सोसाइटी में मिल जाते हैं जो कि एक जगह बैठते हैं, एक जगह खाना अपना टिफिन लेकर के निकले घर से स्कूल के लिए और सब एक जगह बैठ कर जो है अपना, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं सोसाइटी में जो कि बच्चों को एक्सप्लॉइट करें। वो उनको जो है बहला फुसला के कुछ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में गांजा भांग ये सब को स्मगलिंग वगैरह इस सब में इन्वॉल्व कर देते हैं। गलती बच्चे की नहीं है। क्या गलती बच्चे की है? आई विल से नो, बिकॉज इसको किसने बनाया है? इसके जो कि ये ठीक से बच्चे को अगर आप हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि पेरेंटिंग इट इज नॉट ओनली कि बच्चे को जन्म दिया तो आप पेरेंट बन गए। पेरेंटिंग इज 365 days वर्क। देयर इज नो ईयर, देयर इज नो सीयर टिल द चाइल्ड इज एबल टू प्रोड्यूस हिज ओन फैमिली, तब तक पेरेंटिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब बच्चा उस एज में पहुंच गया तब पेरेंटिंग अगर होती है तो वही घर में झगड़ा होता है सास पुतों का, इसका उसका। तो ये चीज ये सब चीजों को अगर पेरेंट इस तरह से चीजों को अगर इसको हैंडल करते रहे तो चीजें नुकसान के बजाय ये एक फायदे की हो जाती है। बच्चे को कभी भी अपनी चीजों को कभी ना दें। अगर उसके ऊपर ला दिएगा तो बच्चा he will succumb। वो उतनी कैपेसिटी नहीं है, he don't have the कैपेसिटी। वो मतलब कि ये कभी नहीं उसके इसमें भरे कि एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं भरे कि कंपेयर कभी ना करें। किसी दूसरे से कंपेयर करने पर क्या होता है कि बच्चे में इन्फ्योरिटी आने लगती है, एंजाइटी बढ़ने लगता है। उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको बच्चों को जो है ये बतलाएं कि अपने कैपेसिटी उसकी जो अपनी कैपेसिटी है उससे कंपेयर करें। जितना परसेंट मार्क्स आया था, जितना पढ़ता था, उसको और समझाएं कि थोड़ा सा और बेटा, थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और चीजों को ग्रास्प करो। नॉट ओनली स्टडी, तो गिव द टाइम फॉर रिलैक्सेशन आल्सो। एंड ये जो ह्यूमर, ये म्यूजिक, ये सब चीजें जो होती है ये डिफ्यूजेस द स्ट्रेस। यू हैव टू डिफ्यूज द स्ट्रेस ना। आपका एम होना चाहिए एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी मेंबर कि किस प्रकार से स्ट्रेस को हम डिफ्यूज करें। सेंस ऑफ ह्यूमर, कि ह्यूमर लाइफ में आना है। दिस गिव्स यू द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इफेक्ट जो है बच्चे पर क्या डालते हैं, क्या इफेक्ट? डिप्रेशन होता है, अनअसर्टिव हो जाता है बच्चा, ओवरली डिपेंडेंट हो जाता है, एक्सेसिव रीएश्योरेंस सीकिंग, वो हमेशा रीएश्योर सीख करने की कोशिश करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में इनइफेक्टिव हो जाता है। वो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व करने में वो नहीं कर पाता है। लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इसमें जो है प्रॉब्लम्स होते हैं लॉन्ग टाइम। सेल्फ क्रिटिसिज्म इसमें जो है आने लगती है, अपने आप को जो है क्रिटिसाइज करने लगता है। सोशल विड्रॉवल एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि उस सोसाइटी से विड्रॉ करने लगता है। दिस इज बैड थिंग, इट्स नॉट ए हेल्दी थिंग। पेसिमिज्म आने लगती है, उसमें निराशावादिता आने लगती है। बच्चे वीक रिलेशनशिप होने लगता है, स्कूल फोबियाज होने लगता है, मतलब कि स्कूल जाना नहीं चाहता है। वो कंपेयर करता है ना कि उसमें उसको ये है, मतलब इस प्रकार की चीजें ज्यादा स्ट्रेस हो जाने से प्रॉब्लम है। पुअर ग्रेड इन स्कूल, लाइक इनअटेंटिवनेस, वीकेंड इम्यून सिस्टम। ये जो होता है कि स्ट्रेस हमेशा इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को जो है वीक करता है। ये जो चीजें हैं। अब ये है कि अब तनाव को हम किस प्रकार से हम उसको जो है हैंडल करें तनाव को। ये है कि
जीवन में तनावकारी घटनाओं को पूरी तरह से रोक पाना तो संभव नहीं है। हरेक के जीवन में तनाव की स्थितियां तो आती ही रहती है, चाहे वो एडोलसेंट हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड हो, किसी भी एज का है, तनाव तो आती ही रहती है। हरेक के जीवन में तनाव की स्थितियां तो आती ही रहती है, पर हम स्वयं को इस रूप में प्रशिक्षित और तैयार कर सकते हैं कि जब भी संकट की ऐसी घड़ी आए तो हम संतोषजनक रूप से उसका सामना कर सकें। इसके लिए कुछ टिप्स हम देना चाहेंगे कि जैसे कि स्वस्थ, ये स्लाइड में नहीं है आपका, ये मैं ऊपर से बोल रहा हूँ। जैसे कि आपका स्वस्थ जीवन शैली, जो पॉजिटिव हेल्दी लाइफ स्टाइल आपके जीवन को, आपको स्ट्रेस से दूर करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। आरंभिक काल से ही जीवन में ऐसे अनुशासित और संतुलित रूप में व्यवस्थित किया जाए जिसमें श्रम और विश्राम, लेबर एंड रिलैक्सेशन दोनों के लिए स्थान हो, तथा स्वस्थ भोजन, अच्छी नींद और धूम्रपान और अतिरिक्त मद्यपान से परहेज हो। ये लाइफ स्टाइल जो होगा, अगर इस तरह की लाइफ स्टाइल को अगर आप अपनाते हैं जनरल में और एडोलसेंट भी, तो ये एक प्रकार के जीवन जीने का, जीवन शैली में अगर चेंजेस लाते हैं तो नेचुरल है कि आपकी जीवन में स्ट्रेस आने की संभावना धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी चीज, जैसे कि छोटी छोटी मात्रा में तनाव का सामना करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अपने बच्चों को दिनचर्या के जीवन में छोटी छोटी मात्रा में जीवन के तनाव का सामना करना महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को सिखलाएं, तनावपूर्ण में उसको तनाव के वातावरण में रखें, लेकिन समझिए कि अगर वो बचपन में नहीं सीख पाया, लो डोजेज में अगर उसको तनाव को सामना फेस करने का, तनाव को डिसॉल्व करने का अगर उसको नहीं सीख पाया, तो आगे के जीवन में जब भी थोड़ा सा भी तनाव आएगा, बच्चा विल बी, मतलब बच्चे जो होते हैं बिखरने लगते हैं, बिगटन आने लगती है। जब ये तनाव नहीं उसके जहन से खत्म होता है तो निश्चित है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, बहुत तरह के मानसिक मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। कारण क्या होता है, बच्चे से उन्हें डिपेंडेंट बना के रखे, किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने नहीं दिए। इसलिए बच्चों को अगर छोटे उम्र से ही अगर उनमें छोटे हल्के डोज में उसको नियमित, अगर आप उसको, जैसे कि जब कुछ होता है तो दवा पिलाते हैं ना छोटे डोज में, उसी प्रकार तनाव से लड़ने का, तनाव को फेस करने का भी उसको धीरे धीरे जो है एकदम पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाने से बच्चा हमेशा जो है ये प्रॉब्लम्स में जाता है। एक लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। सपोर्ट सिस्टम लाइफ में नहीं हो तो आदमी प्रॉब्लम में रहता है। सपोर्ट सिस्टम एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। सपोर्ट ग्रुप वाले आदमी बनाता है, सपोर्ट ग्रुप बनाया और कुछ सपोर्ट ग्रुप बने, और जो कि उसके इसमें जो उसके स्ट्रेस के समय में जो सहायता करने लगे, उसको जो है उसको सहायता कर रहे हैं, तो नेचुरली जब सहायता कर रहे हैं तो वो उनका एक ग्रुप हो जाता है, मतलब कि एक प्रकार का जो है ये एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। भले उससे वो उसकी कोई भी हेल्प ना ले कभी, लेकिन जब उसके मन में रहेगा कि there is somebody who is behind me and who can help me in my crisis days, when I will be stressful, the person will help me, ये सेंस ऑफ जो चीज रहेगा, ये चीज जो रहेगी वो उसको स्ट्रेस से बचाता है, क्योंकि जो आदमी के पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है वो तुरंत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। जिस आदमी के पास सपोर्ट सिस्टम है वो उस आदमी को स्ट्रेसफुल होने में समय लगता है, जब तक कि कोई वैसा
क्रॉनिक चीज ऐसा कुछ वैसा ही ऊंचा नहीं हो जाए, लेकिन ये जो है ये सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना एक इम्पोर्टेंट चीज होता है फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ, एक स्ट्रेस को हटाने के लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में आमोद प्रमोद का एक अपना ही रोल है। आदमी जब आप हंसेंगे, जब आप ह्यूमर करेंगे तो आपको देखकर सब कोई मुस्कुराएगा, लेकिन जब आप चेहरे पर रोएंगे तो आपको देख के कोई नहीं रोएगा। ये ह्यूमर, ये चेहरे की खुशी, एक्सप्रेशन जो है, ये आपको एक प्रकार का इन्फेक्शंस है। जब आप हंसते हैं तो लोग आपके साथ हंसते हैं, कि जब आप रोते हैं तो आपके साथ कोई नहीं रोने को तैयार। तो सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग दी। अपने आने वाले क्राइसिस के समय पर ही आप हंसिए, आप उस पर हंसिए कि अरे ये क्या आ गया, ये तो फालतू का चीज था। तो ट्राई टू लाफ, यू हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर। ये सेंस ऑफ ह्यूमर आप डेवलप। सेंस ऑफ ह्यूमर, जिस आदमी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, और जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है वो चीजों को, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये चीजें जो होती है, ये चीज सेंस ऑफ ह्यूमर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जिंदगी में स्पिरिचुअल वैल्यू इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में स्पिरिचुअल वैल्यूज होनी चाहिए। Spiritualism is something different from religion, no? क्योंकि spiritualism, ये religion only gives you the thought, एक प्रकार का closed mindedness। लेकिन spiritualism is above the religion। ये सर्व कल्याण की बात है, आपके वैल्यू सिस्टम की बात है। ये सिस्टम ये कब आएगा? जब आप चीजों को, अपने नैतिक मूल्यों को, अपने चीजों को जब समझने लगेंगे, नेचुरल की चीजें जो है आपको जो है एक प्रकार से चीजें आपको अच्छी चीजें। मैं तो एक चीज और बोलूंगा कि जैसे कि मेट्स, एम फॉर मेडिटेशन, ई फॉर एक्सरसाइज, डी फॉर डाइट एंड एस फॉर स्लीप। ये चारों चीजें जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर रिलीविंग द स्ट्रेस। लाइफ में ये सब चीजों का मेडिटेशन करें, एक्सरसाइजेज करें, ये जो है हेल्दी डाइट खाएं और हेल्दी स्लीप होनी चाहिए। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में म्यूजिक, थेरेपी, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट चीज। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टाइम को अगर आप मैनेज नहीं करते हैं तो एक आप दिक्कत में फंस जाते हैं, उससे आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये सब चीजें जो होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है फॉर मतलब कि एडोलेसेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। जिंदगी होती क्या है कि जो एडोलेसेंस होते हैं वो टाइम को मैनेज करने में उनको दिक्कत होती है, वो चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। और टाइम को एक बहुत बड़ा चीज, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। टाइम को मैनेजमेंट करना एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो टाइम को अगर आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप मैं तो कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट ए स्मार्ट योर स्मार्टनेस। स्मार्टनेस सिर्फ देखने सुनने का नहीं होता है, आप हर एक चीजों के लिए स्मार्ट बनिए। चीजों को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं।
टाइम मैनेजमेंट के लिए सेट अपने प्रायोरिटी को आप जो है सेट कीजिए कि पहले कौन सा काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे, जैसे कि एक किलोमीटर आगे का काम है, उसी रास्ते में जो है एक और काम है, तो पहले उसके बाद फिर दूसरे एरिया में तो हम उस तरह से मैनेज करें कि टाइम को एक मैनेज करें कि हम इधर से उधर ना जाके एक ही रास्ते में, जैसे एक प्रायोरिटी की चीज होती है, इस प्रायोरिटी को आप इस्टेब्लिश करें, एक माने, ठीक से माने, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें, ये टाइम का सबसे बड़ा चोट है। टालम टोल की नीति जो होती है, अच्छा आज करेंगे, कल करेंगे, आज तो ये काम आ गया, कल तो डेली आपको कुछ कुछ काम आता रहेगा। एडोलेसेंस में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। दे प्रोक्रेस्टिनेट, जिसके कारण उनके बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा चीजें, ऑब्लिगेशन जो है, बहुत सारी चीजें हटते जाते हैं। तो इसे इन सब चीजों को जब प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जो है यू शुड ट्राई टू अवॉइड द गॉसिप। अब गॉसिप जो फालतू का बैठ करके जो कब सब कर रहे हैं, खासकर एडवर्टाइजमेंट्स, ये तो एक बिल्डिंग टाइम होता है ना, दिस इज ए कैरियर बिल्डिंग टाइम, पर्सनालिटी बिल्डिंग टाइम। और इफ यू आर वेस्टिंग द टाइम बाय गॉसिपिंग ओनली, then how you will be a creative person in this society? You must be a productive unit of the society. You can only become a productive unit when you will be. इसलिए ये जो है आपको जो है गॉसिपिंग वगैरह को थोड़ा सा कम करने की जरूरत होती है। ये अननेसेसरी सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो सोशलाइज जो करते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीजों को लेने की जरूरत नहीं है। ये उससे मिले जा रहे हैं, उससे मिले जा रहे हैं, ये सबसे आपका टाइम वेस्ट होता है। ठीक है कि इंडिविजुअल इज सोसाइटी, मतलब सोशल एनिमल, बट उसके अपने भी कुछ प्रायोरिटीज हैं, उसके अपने भी कुछ ड्यूटीज हैं, उसको तो करना है ना। पहले सेल्फ रहेगा तब तो सोसाइटी रहेगा, इस सोसाइटी रहेगा तो सेल्फ रहेगा। पहले आप हैं, आपसे सोसाइटी बना है, सोसाइटी से आप नहीं बने हैं। तो अननेसेसरी सोशलाइजिंग जो होता है, ये थोड़ी सी डेंजरस चीज होती है। सेल्फ को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि आप टाइम को भी ऑर्गेनाइज कर सकें। दूसरे की एबिलिटीज को पहचानें, उसको एक्नॉलेज करें, ये भी आपके टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। क्योंकि अगर दूसरे के एबिलिटीज को अगर आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो लगेगा कि वो हमसे आगे निकल रहा है, वो आप यही सोचते रहेंगे। अगर आप एक्नॉलेज करेंगे तो नेचुरली कि आप उस सब चीज से फ्री हो गए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, है ना। और एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी ये जो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज्यादा ओवर इंडल्जेंस, हम इंडल्जेंस नहीं बोल रहे, ओवर इंडल्जेंस इज ए डेट्रीमेंटल फॉर मैनेजिंग द टाइम। ये चीज, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने की चीज़ है, और इसलिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ है कि चीज़ों को इस तरह से आप हैंडल कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स, मेकिंग लिटिल चेंज इन योर लाइफ कैन रियली एड अप टू ए बिग फीलिंग ऑफ रिलीफ। आप अगर लाइफ में थोड़ी सी चेंज लाते हैं तो ये आपको जो बिग रिलीफ देता है स्ट्रेस से। आप स्ट्रेसफुल होने से थोड़ी सी आपका क्वांटिटी, स्ट्रेसफुल तो होना चाहिए, आदमी को स्ट्रेस होना चाहिए, ये एक हेल्दी चीज है। दैट आई विल टेल यू कि स्ट्रेस होना एक हेल्दी चीज है, बट स्ट्रेसफुल ये ओवर स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। दैट इज ए नेगेटिव थिंग। डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यूट्रेस होना चाहिए आदमी को, ताकि जो है
वो आपको जो है आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं ठीक से, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बने रहें, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव अगर बने रहेंगे तो चीज़ें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। ये टू हेल्प फ्रेंड्स, ये अपने फ्रेंड्स को अपने कोप अप करने के लिए उसको जो है ये कीजिए विद स्ट्रेस से। ह्यूमर इज अ ग्रेट टॉनिक टू द स्ट्रेस, एंजॉय इट, allow yourself to simply say no. If you want to say yes, no, never say yes. ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप लाजे लिहाजे जो है किसी को यस बोलना नहीं चाहते हैं, उसको बोल दिए कि यस यस सर, यस सर, यस यस मैडम, यस सर। अब भीतर से गुस्साए हुए हैं या आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, इस स्ट्रेस से बचने के लिए एक बार ही नो से बिग NO, नो, ये आपको जो है बहुत से स्ट्रेस लेवल को घटाता है। आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहना चाहिए। When you know you cannot meet the demands without becoming a overwhelmed, इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। Take a deep breath, एक लंबी सांस लें, have a cold drink, get some fresh air जब आप स्ट्रेसफुल रहें, close eyes for some minutes जब आप स्ट्रेसफुल हैं, adolescents, be prepared for unexpected problems such as traffic और family emergency। ये सब चीज़ों से जो है आप अपने आप को प्रिपेयर रहने की चीज़ होती है। या घर में कोई बीमार पड़ गया, एडोलेसेंस को मैं बोल रहा हूँ, घर में कोई बीमार पड़ गया, इसके लिए प्रिपेयर रहे कि हमको क्या क्या करना है, एक प्लानिंग करके पहले से दिमाग में रखेंगे तब तो। नहीं तो उस समय अगर आपको स्ट्रेस से सहने की क्षमताएं नहीं है तो फिर उस समय आप अपने ही जो है प्रॉब्लम में आ जाए। प्रायोरिटाइज किसको करना है? टेक कंट्रोल ऑफ योर टू डू। प्रायोरिटी आपको देना है फर्स्ट मूविंग, टू डू क्विक डिस्पोजल ऑफ द थिंग्स। हमको ये क्विक मोड में आपको रहना है, हमको करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होनी चाहिए, नथिंग लाइक दैट। If you are doing the procrastination technique, it will be difficult for you to handle the stress. So ये control आपके हाथ में है। You must act like a to do personality, no? कि हाँ हम करेंगे, हर एक चीजों को करेंगे। List by deciding what is really most important on your list. Write down your feelings of sadness, frustration, anger, to get a clearer perspective of yourself, ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने जो चीजें हैं अपने बारे में जो है उसको, अगर चीजों को अगर आप लिखते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, एंगर को अगर आप लिखते हैं तो एक प्रकार से जिस समय आप लिख रहे हैं समझिए कि दैट इज गुड थिंग। जो आप लिखते हैं तो आपको स्ट्रेस कम हो जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ ए मतलब कि थेरेपी। जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो आप उसमें भूल जाते हैं, सिर्फ उसी चीज को लिख रहे हैं। जो चीजें जो बाहर से आ रही है उस चीजों को आपके जहन में वो चीज नहीं चल रहा है, लेकिन जो लिख रहे हैं वो चीज चल रहा है। दिस इज टेक्निक, दिस इज enjoy life simple pleasure like colorful flowers, dancing, म्यूजिक एंड सोशल आउटिंग। ये सबको मतलब लाइफ को एंजॉय कीजिए सिंपल प्लेजर के साथ। एडोलेसेंस को क्या करना है? एडोलेसेंस के लिए करना है मुझे। स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, यूज स्ट्रेस इन ए पॉजिटिव वे। स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज है एंड यूज द स्ट्रेस इन ए पॉजिटिव वे। लर्न कॉपिंग स्किल्स। कॉपिंग स्किल्स को जो है आप जो है लर्न करें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कॉपिंग स्किल्स को भी लर्न करने की चीज है।
बी रियलिस्टिक एंड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशन हमेशा स्ट्रेस डालता है। अभी आप बच्चे हैं, एडोलेसेंस की बात हम करें, अभी आप बच्चे हैं, ओवर एम्बिशियस, ठीक है कि सपने देखना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, सपनों को टूटते हुए भी देखना चाहिए, लेकिन सपने इस प्रकार से नहीं टूट जाएं कि आप ही टूट जाएं। इसलिए बी रियलिस्टिक एंड नॉट बी ओवर एम्बिशियस। लाइफ में अगर रियलिस्टिक वे में आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, द थिंग्स आर अंडर योर फुट। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा एग्जैगरेटेड रूप में कर रहे हैं, थिंग्स में द सिचुएशन में चेंज और आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। I have already tell you develop a support system, and I have already tell you the meds help you to relax. ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें एक जरूरी चीजें हैं। इन सब चीजों को आपका एडोलेसेंस में ये सब चीजों के लिए एक फैमिली मेंबर्स को एक खास ये है कि जो एडोलेसेंस है उनके नैतिक मूल्यों में, उनके डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम जो रिगार्डिंग बॉडी डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसको वो ठीक से हैंडल करें, उनके स्टडीज को ठीक से ये करें और उनके जो रियलिस्टिक जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। और कभी भी बच्चे को ये नहीं होने दें कि आप जो है उसको दबा के रख रहे हैं, उसको घर से बाहर निकलने देते रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है को कुछ हो जाएगा। उसको हमेशा पूरी तरह सिक्योर करके रख रहे हैं, जिससे सिक्योर बाद में जो होता है इट मेक्स ये सिक्योरिटी बाद में क्या करता है, इट मेक्स इनसिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड। बच्चा जो होता है आप उसको कितना हो इनसिक्योर बना रहे हैं, लेकिन बच्चा जो इनसिक्योर हो जाता है ना। क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज होती है कि एक चीज को हमको समझना चाहिए कि दुनिया में नथिंग इज एज इजी एज इट लुक्स। दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जैसा वो दिखता है। इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। इसलिए चीजों को समझिए। If anything can be wrong, it will. अगर कुछ खराब होना है, कुछ होना है तो it will. उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। It was not your part of life, no. It should not be your part of your thinking. And एक चीज और ये समझिए कि लाइफ a day without a crisis is total loss. अगर किसी के लाइफ में किसी दिन कोई क्राइसिस नहीं आया, दिस इज लॉस ऑफ द डे। हर एक दिन क्राइसिस होनी चाहिए, उससे कि इंडिविजुअल सीखता है हाउ टू हैंडल द क्राइसिस, हाउ टू हैंडल द थिंग्स। और ये लाइफ में क्राइसिस होनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, और इसको एक पॉजिटिव रूप में लें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है? और एक एडोलेसेंस के लिए मैं ये भी बोलूँगा, एवरीथिंग टेक्स लॉन्गर देन यू थिंक। हर एक चीज़ों जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा जो है ये सब, और भी बहुत सारी इसमें से बहुत लंबा विषय है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बोलने के लिए है, लेकिन आज मैं यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस हियरिंग। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही विषय पर सारगर्भित भाव अपने रखने और हम सभी को एक एडोलेसेंस से संबंधित विशेषज्ञता से परिचित कराने हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली कड़ी में मैं श्री भरत भूषण सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता एवं हमारे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री भरत भूषण सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश सर। मैं आदरणीय मनोरंजन सर का भी बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरी निवेदन को स्वीकार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनः डॉक्टर मनोरंजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उन सभी सम्मानित प्रतिभागियों का धन्यवाद देने से पहले मैं चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग जन संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्य कराने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक महोदय आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े सभी सम्मानित प्रतिभागियों को एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा कि सीआरसी लखनऊ में क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 0 से 6 साल के नन्हे मुन्ने बच्चों, विशेष बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जैसे बाल चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, वाक एवं श्रवण हस्तक्षेप, व्यावसायिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा, व्यवहार संशोधन एवं परामर्श, संज्ञानात्मक कौशल प्रशिक्षण, पारिवारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, परिवार चिकित्सा, खेल चिकित्सा, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, बहुआयामिक क्रियाएं, दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, श्रवण बाधिता, स्वालीनता, बौद्धिक अक्षमता, दृष्टि बाधिता, चलन अक्षमता, जन्मजात विकृति, बहुदिव्यांगजन, विकासात्मक विलंब, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशीय दुष्विकार, अधिगम अक्षमता और विभिन्न भावनात्मक विकार आदि की सेवाएं आप सीआरसी लखनऊ में ले सकते हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में प्रोग्राम समन्वयक आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री विकास मिश्रा सर, OM सीआरसी लखनऊ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाषा और शब्द के सरदार आदरणीय श्री नागेश पांडे सर का, लेक्चरर VI सीआरसी लखनऊ। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सीआरसी के हमारे सभी ऑफिसर सहकर्मी एवं विशेष रूप से IT कंसल्टेंट आदरणीय सुमित गिरी सर, जिनके सहयोग से ये ऑनलाइन वेबिनार को सफल कराने में हमें बहुत मदद कर और हमें प्रोत्साहित किए। मैं पुनः सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। पुनः एक बार आप सभी सम्मानित प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सादर नमस्कार। जय हिंद।